स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए और हमारा विषय होगा यहाँ पर गणित। और गणित में जो हमारा चल रहा है अध्याय फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट जो कि है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर आधारित। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छी प्रश्नावली है और बहुत छोटी प्रश्नावली भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ में अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताना है और साथ में कारण भी बताना है। तो अब इसमें कारण भी हमें शामिल करने होंगे कि भाई ये जो सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, उसका कारण भी हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर कहा है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हो जाएगा कि सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या जो होती है वो मिलकर के बनती है परिमेय और अपरिमेय से। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए जो वास्तविक संख्या होती है तो वास्तविक संख्या बनती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, यानी कि उसके अंदर दोनों ही प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। अब अपरिमेय कितनी हो सकती है, तो जो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी क्या उनको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक के अंदर तो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो बिल्कुल प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा सत्य कथन होगा। अब यहाँ पर हम इसका कारण लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कारण लिख सकते हैं और कारण के रूप में हम यही बात लिख सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती है तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं जो होती हैं दोनों ही शामिल होती है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं दोनों ही शामिल होती है। ये इसका कारण हो जाएगा कि ये हमारा कथन जो है ये सत्य क्यों है। तो निश्चित आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। चलिए दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा वाला सत्य है या असत्य है ये हमें इसमें फिर बताना है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। अब m एक प्राकृत संख्या है मतलब m की जगह पर आप 1 2 3 4 5 मान सकते हैं। तो क्या प्रत्येक बिंदु जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 मान लेता हूँ m की जगह पर, तो क्या रूट 5 ये एक बिंदु होगा। और सभी बिंदु जो होंगे संख्या रेखा पर, अब संख्या रेखा जो होती है तो उस पर हम देखते हैं कि उसमें सभी बिंदु कुछ धनात्मक होते हैं कुछ ऋणात्मक होते हैं और इनके बीच में कई सारे अंक भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ धनात्मक कुछ ऋणात्मक दोनों ही प्रकार इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या इसका जैसे मान लीजिए कि यहाँ के बिंदु की बात करें, यहाँ के बिंदु की बात करें या किसी भी बिंदु की बात करते हैं, तो क्या प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कथन जो है ये असत्य है। अब असत्य है, गलत है। अब इसका हम कारण बताएंगे। तो देखिए इसका जो कारण होगा वो क्या होगा। तो कारण में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो संख्या रेखा होती है उस संख्या रेखा पर ऋणात्मक, है ना, इसमें ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती है, ये इस पर मौजूद होती है। परंतु प्रत्येक बिंदु जो होगा, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का हो ये संभव नहीं है। यानी कि
प्रत्येक बिंदु जो है उस पर, प्रत्येक बिंदु पर हम यहाँ पर चाहे तो ये लिख सकते हैं रूट m के रूप का हो, ये संभव नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे तो हम ऐसा लिख दें रूट m के रूप का, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इस पे संभव नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा कारण जो है ये असत्य होगा और इसका हम कारण ऐसे बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन की। और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसमें है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए अभी हमने देखा था फर्स्ट वाले में कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होती है। तो इसमें कहा कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है, ये होगा असत्य। अब इसमें फिर हमें यहाँ पर कारण लिखना होगा कि क्या कारण है कि हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं कह सकते। तो कारण होगा कि जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती है। अब जो अपरिमेय होंगी वो तो वास्तविक संख्या में होंगी, परिमेय भी होंगी, परंतु क्या हर वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय मान लें? ऐसे जरूरी नहीं है। तो कारण हम लिख देंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती है, केवल अपरिमेय नहीं होती है ना, केवल अपरिमेय नहीं होती है। तो ऐसा हम कारण लिख देंगे इसमें। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारा इसमें हल हो जाएगा। चलिए इसको मैं बोल दिया हूं तो कुछ चीजें इसमें छूट गई है तो आप यहां पर से लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में हम ऐसी संख्या का उदाहरण रखना है और यहाँ पर पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी हमने कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ले ली। अब हम इनके वर्गमूल निकालेंगे और उनमें से देखेंगे कि कौन सा वर्गमूल परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर लेता हूँ √1। अब इसका वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये एक परिमेय संख्या हुई। दूसरा लेते हैं √2। √2 का वर्गमूल √2 ही होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये संख्या जो होगी ये क्या होगी? ये अपरिमेय हुई। √3 की बात करते हैं, इसका वर्गमूल वही होगा √3 और ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ √4। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पर फिर परिमेय संख्या होगी। तो √2 परिमेय संख्या है। अब मैं यदि √5 को लेता हूँ तो √5 का वर्गमूल फिर वही √5 होगा। तो ये फिर एक अपरिमेय संख्या होगी। अब मैं √6 को लेता हूँ तो √6 का वर्गमूल भी वही रहेगा √6। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बनेगी। अब मैं यहाँ पर √7 लेता हूँ तो ये भी √7 अपरिमेय होगी। मैं यदि √8 लेता हूँ तो ये भी √8 अपरिमेय होगी, है ना। अब मैं यहाँ √9 लेता हूँ तो इसका वर्गमूल बनेगा 3। तो ये
परिमेय संख्या होगी। देखिए अब इसमें हमने देखा कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इनमें से आप कोई सा भी उदाहरण रख सकते हैं और वो उदाहरण आपका होना चाहिए जिसमें का वर्गमूल परिमेय संख्या के रूप में निकल के आ रहा हो। उस उदाहरण को आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर हमने इतने उदाहरण देखे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप इतने ही उदाहरणों को लिख करके दिखाएं, सिर्फ आप उस उदाहरण को लिखिए जिसमें उसका वर्गमूल परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं √4 √9 को। चलिए ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। अब √5 है, इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करके मतलब इसका प्रदर्शन करना है कि संख्या रेखा पर √5 कहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमें संख्या रेखा बनानी होगी और उस पर इसे दर्शाना होगा। अब देखिए, इस सवाल को हम दो विधि से कर सकते हैं। एक विधि थोड़ी सी लंबी होगी और एक विधि छोटे रूप में होगी। अब देखिए, छोटे रूप में जो होगी उससे हमें इसमें अनुमान लगाना होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटे तरीके की बात करते हैं जिससे सरल तरीके से और आसानी से हम इसे निरूपित उस पर कर सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर √5 हमें दिया है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होती है और इसका कोई वर्गमूल यहाँ पर नहीं होता है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है। अब यदि मैं इसके लिए उदाहरण के लिए √4 ले लेता हूँ तो इसका वर्गमूल मिल जाता है 2। तो इससे हमें अनुमान लगता है कि √4 और √5 में कितना अंतर है। तो √4 से एक अंक ही ज़्यादा है √5, तो निश्चित हमारा जो √5 होगा ना वो 2 से कुछ आगे चलेगा, आगे निरूपित होगा। इससे हमें अनुमान लग जाता है। और ये जो 2 होगा, अब देखिए इसके लिए संख्या रेखा बनाते हैं। तो ये हमने बना ली यहाँ पर एक संख्या रेखा। चलिए, अब संख्या रेखा पर हम यहाँ मान लेते हैं 0, यहाँ पर मान लेते हैं 1, यहाँ मान लेते हैं 2 और इस प्रकार से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हमें जैसी आवश्यकता हो। तो यहाँ पर है मान लीजिए ये 3। इधर हम ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया और -3। इस प्रकार से हम दोनों ही दिशाओं में से बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये -3। अब देखिए, √5 के लिए आपको ये तो डिसाइड हो गया कि आपका जो √5 होगा वो 2 से निश्चित आगे होगा, क्योंकि 4 का वर्ग 2 होता है। तो √5 का मान जो होगा ना वो दशमलव में तो आएगा पर 2 से ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं और उस त्रिभुज के लिए यहाँ 0 से शुरू करते हैं, बीच से। तो हम 2 इकाई ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से लाइन खींची यहाँ 2 तक, ये हमने 2 इकाई ली। अब 2 इकाई लेने का कारण है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर इधर ली हमने 1 इकाई, 1 इकाई मतलब होगा कि जैसे इस संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच की जितनी दूरी है ना, वो दूरी यहाँ पर हमने लंब के रूप में ली है। तो ये 1 है इसकी, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, या संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर ली है। अब हम क्या करते हैं कि 0 से हम इस 1 इकाई की जो हमने लंब खींचा है, चलिए थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, ये है ना, थोड़ा सा हमारा त्रिभुज सही बन जाए इसके लिए मैंने बड़ा कर दिया, पर इसका मान जो है वो 1 इकाई है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम त्रिभुज O और P इसे नाम दे दिया और यहाँ पर मान लीजिए कि इसे नाम दे दिया 2 की जगह पर A। तो AOP ये हमारे लिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जिसे समकोण त्रिभुज AOP में
है ना। इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर हमारे सामने त्रिभुज बन रहा है एक ऐसा, जिसमें इस भुजा का मान, इस आधार का मान 2 इकाई है, इसका मान 1 है, यहाँ पर P है, यहाँ पर O है और यहाँ पर A है। तो OP जो कर्ण है, ये भुजा कर्ण होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना, उसकी सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये कर्ण हुआ, इसे हम लंब कहेंगे और ये हमारे लिए आधार हो जाएगा। अब इस सूत्र में हम इसके मान रखते हैं, जैसे कर्ण है तो कर्ण क्या है, OP, OP का स्क्वायर, लंब क्या है तो लंब का मान हो जाएगा 1 और लंब यहाँ पर है हमारा AP, है ना, AP का स्क्वायर, आधार क्या है OA तो OA का स्क्वायर। अब इनके मान रख देते हैं, AP का मान है 1 का वर्ग और यहाँ पर OA है 2 का वर्ग और OP का हमें पता लगाना है। तो देखिए 1 का वर्ग हुआ 1 और 2 का वर्ग हुआ 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OP का जो मान है, OP स्क्वायर का, ये मान निकल कर आ रहा है यहाँ पर 5। अब हम OP का मान निकालेंगे तो OP का मान हो जाएगा √5, क्योंकि इसका वर्ग हटाएंगे तो 5 के ऊपर वर्ग लगा देंगे। तो OP जो है ये हमारे लिए √5 का काम कर रहा है, यानी कि कर्ण इसमें कितना हो गया, √5। अब देखिए यहाँ पर 2 इकाई लेने का जो कारण है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा कर्ण इतना आना चाहिए। अब मान लीजिए हम 2 ना मानते, यहाँ पर 1 इकाई मानते हैं आधार को भी, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो फिर उस स्थिति में आपके कर्ण का मान कितना निकल के आता है, √2, है ना। तो इसलिए हमने इसको 2 इकाई लिया है। तो देखिए अब ये तो निकल गया कि OP जो है वो √5 है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रकार होता है डिवाइडर जिसे कहते हैं, उस डिवाइडर की सहायता को, उसकी एक नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ रखेंगे इस सिरे पर, और यहाँ से एक चाप खींचेंगे ऐसा। तो ये जो चाप होगा ये संख्या रेखा पर जिस जगह पर इसको प्रतिच्छेद करता हुआ जाएगा वहाँ पर √5 होगा, है ना। तो √5 की जो दूरी होगी वो हम यहाँ से मापेंगे 0 से। यहाँ से जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है ये √5 और ये कहाँ तक होगा, यहाँ तक। इस प्रतिच्छेद बिंदु के सीध में हमें देख लेना है। तो ये इसकी स्थिति जो होगी ना, वो संख्या रेखा पर यहाँ पर होगी, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को यहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो। तो इन्हें इस प्रकार से इस पे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए ये तो थी हमारी पहली विधि, जिसमें हमने एक बार में ही इसे यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब हम इसे 1 इकाई मानकर करते तो हमें 5 बार पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 5 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे और धीरे धीरे इसके मान को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे लिए सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक सरल तरीके से इसको बताया है। और दूसरा तरीका जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, वहाँ पर प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, और इसलिए मैंने ये तरीका मुझे सरल लगा, सही लगा, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पर आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो समाप्त तो होती है, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपने हमें इधर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।